भारत में युवाओं को बेरोजगारी के बाद अगर किसी ने सताया है तो जल्दी करोड़पति बनने का सपना, वो भी इन फैंटेसी एप्स पे। मोबाइल में, टीवी में, जहां देखो हर तरफ सिर्फ करोड़पति बनने का सपना दिखाया जा रहा है। आप जिससे भी पूछोगे हर कोई यही कहेगा कि मैं तो सिर्फ टीम बना के छोड़ देता हूं, लेकिन सच तो ये है कि 20 रुपये का टीम बना के पूरा मैच देख डालते हैं। हमारे देश में फैंटेसी एप्स का एडिक्शन बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तक कि आर्मी ऑफिसर्स भी इसके लपेटे में आ चुके हैं। 1 करोड़ और ऊपर, 2 करोड़ और ऊपर, 3 करोड़। यप, माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। माई 11 सर्कल। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन फैंटेसी एप्स की असली सच्चाई, जो कैसे लोगों को करोड़पति बनाने का सपना दिखा के उन्हें लूट रही है। देखिए, इंडिया में फैंटेसी ऐप को हर्ष जैन के द्वारा लाया गया। हर्ष जैन जब 2007 में यूएस से पढ़ाई करके इंडिया वापस आए, तब उन्होंने इन फैंटेसी गेम्स का क्रेज देखा था और इसीलिए वो फैंटेसी ऐप को इंडिया में लाना चाहते थे। और इन फैंटेसी ऐप्स का ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि उनका जो टाइमिंग था वो बहुत ही एक्यूरेट था, क्योंकि इंडिया में लोग 2007 से 8 के बीच ही कीपैड से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहे थे। और इसके साथ कोइंसिडेंस ये था कि 2008 में ही आईपीएल की शुरुआत होती है। उसके बाद हर्ष जैन 2008 में ही अपना फैंटेसी ऐप ड्रीम 11 लॉन्च कर देते हैं। एक्चुअली पहले इन्होंने सब्सक्रिप्शन मॉडल को चूज किया था, लेकिन उसमें उतना ज्यादा सक्सेस मिला नहीं। उसके बाद इन्होंने 2012 में प्रीमियम मॉडल को अपना लिया। उससे हुआ ये कि लोगों को फ्री में ऐप यूज करने मिलने लगा। उसके बाद सिर्फ कॉन्टेस्ट लगाने के ही पैसे लगते थे और उसी टाइम से इन फैंटेसी एप्स का किस्मत पलट जाता है। और इसके साथ ही साथ इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे फैंटेसी ऐप आ चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि जब सबको पता था कि इससे इतना नुकसान होने वाला है आगे चल के, तब उसी टाइम पे उसे रोका क्यों नहीं गया, उसे बैन क्यों नहीं किया गया। दरअसल जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे और हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट वगैरह इंडिया में ला रहे थे, इंडिया में लोग उस टाइम पे गैम्बलिंग हाउस बना के इलीगल बेटिंग और जुआ वगैरह खेला करते थे। और जब ये सारी चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगी, तब ब्रिटिशर्स के द्वारा द पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 बनाया गया। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कुछ था नहीं, इसलिए इस एक्ट में ऑनलाइन गेमिंग वगैरह को लेके वैसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। इस एक्ट के सेक्शन 12 में और सेक्शन 18 में ये चीज मेंशन कर दी गई थी कि जुआ जो है वो खेलना इलीगल एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर कोई स्किल बेस्ड गेम खेलता है तो वो खेला जा सकता है। मतलब कि गेम ऑफ चांस जो है वो इलीगल है और गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। लेकिन इस एक्ट में ये भी नहीं कहा गया कि गेम ऑफ स्किल क्या होगी और गेम ऑफ चांस क्या होगा। उस टाइम पे ये चीज क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था, इसीलिए वही चीज आज भी सरदर्द बना हुआ है। उसके बाद जब ईयर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस टाइम पे ये जो एक्ट था द पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867, उसको एज इट इज अपना लिया गया और बिना किसी अमेंडमेंट के इंडिया में अप्लाई कर दिया गया। और तब से बहुत सारे ऐप्स लॉन्च कर दिया गया है, ये कहते हुए कि ये तो गेम ऑफ स्किल है। और इंडिया के अंदर गेम ऑफ स्किल तो इलीगल है ही नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो हर स्पोर्ट में लक फैक्टर तो होता ही है, लेकिन इंडिया के अंदर ये माना जाता है कि कोई भी गेम जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर लक नहीं स्किल हो तो वो इलीगल नहीं है। गेम ऑफ स्किल में मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेटेजी होती है। इसमें बार बार प्रैक्टिस करके इंसान अपना स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। वहीं गेम ऑफ चांस में मेजर फैक्टर लक होता है, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता। आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीजें लक पे डिपेंड होती है। जैसे कि स्लॉट मशीन। उसके बाद इंडिया में कोई भी गेमिंग ऐप लॉन्च करने से पहले उसका ओनर बस यही चीज का ध्यान रखता है कि इस ऐप को गेम ऑफ स्किल प्रूफ कर देना है। उसके बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जैसे कि लूडो हो गया, वैसे तो लूडो में सब लक पे डिपेंड होता है, लेकिन उसमें ये बोल दिया गया है कि जो आउटकम्स आता है उस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स चलना रहता है उसमें बहुत ही दिमाग लगा के चलना होता है। इसलिए लूडो गेम ऑफ स्किल है और यही चीज का फायदा उठाते हैं फैंटेसी ऐप वाले। वैसे तो हम सबको पता है कि फैंटेसी ऐप्स में डोमिनेटिंग फैक्टर लक होता है, लेकिन उसमें यह कह दिया गया है
कि जो दोनों टीमों से प्लेयर सेलेक्ट करना रहता है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, पिच रिपोर्ट देखा जाता है, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन सेम टाइम पे ये जो फैंटेसी एप्स के विनर होते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको प्लेयर्स का नाम तक नहीं पता होता है, क्योंकि रियल में ये गेम ऑफ स्किल है ही नहीं। और अगर रियल में गेम ऑफ स्किल होता तो क्रिकेटर्स रिटायर होने के बाद जो कमेंटेटरी करते हैं उससे कहीं ज्यादा आसान उनके लिए ये होता कि वो घर बैठे बैठे फैंटेसी एप्स पे करोड़ों कमाए। और कहा जाता है कि अच्छे प्लेयर्स जैसे कि रोहित शर्मा, MS धोनी गेम के पल्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, इसीलिए वो इतने सक्सेसफुल कैप्टन्स हैं। तो फिर वो दोनों तो खुद इन फैंटेसी ऐप का ऐड करते हैं और उन्होंने भी आज तक बहुत सारे टीम बनाए ही होंगे, तो उन लोगों ने आज तक क्यों नहीं जीता अगर ये गेम ऑफ स्किल है तो। और यही वजह है कि इंडिया में गेम ऑफ स्किल के नाम पे सब जायज है और कहीं ना कहीं उस चीज से सबका फायदा है। क्योंकि अगर एक मेगा कॉन्टेस्ट की बात करें तो मान लेते हैं IPL के एक मेगा कॉन्टेस्ट में 2 करोड़ लोग एंट्री करते हैं, जिनसे 49 रुपीज एंट्री फी चार्ज किया जाता है, तो टोटल 98 करोड़ पूल मनी कलेक्ट होगा, जिसमें से सबसे पहले 28% GST लगेगा। उसके बाद जो उस फैंटेसी ऐप का ओनर है वो 20 से 30% चार्ज करेगा, चलो मान लेते हैं 20%। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो विनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कायदे से अगर देखा जाए तो जितना पैसा सबको मिलेगा उतना डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन वैसा भी नहीं होता। जो फर्स्ट आएगा अगर सिर्फ उसका बात किया जाए तो अगर उसको 3 करोड़ मिलेगा उसमें से फिर नेट विनिंग पे 30% TDS कट होगा, उसके बाद फिर उसे सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख ही मिलेंगे। और इस पूरे कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट गवर्नमेंट को होता है, क्योंकि ये तो एक मैच की एक कॉन्टेस्ट का बात है। वैसे ही सेम टाइम पे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत सारे मैचेज होते हैं, जैसे IPL का 74 मैचेज, वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है और पूरे साल इधर उधर टूर्नामेंट होते ही रहते हैं। और बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे कि फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इसलिए इसमें गवर्नमेंट को सबसे मोटा फायदा होता है। अब बहुत सारे लोग जो सालों से हार रहे हैं उनको लगने लगता है कि ये रियल नहीं है या फिर इसमें बॉट होते हैं या फिर कंपनी के बंदे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जीतने के बाद विड्रॉल के टाइम पे जो पैसा है वो रियल बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जा सकता है, और जीतने के बाद भी इतना हो हल्ला होता है, तो अगर वैसा होता तो पकड़ा जाता। वैसे तो फैंटेसी ऐप फेयर और रियल होता है, लेकिन आपके जो जीतने के चांसेस है वो बहुत ही कम है। एक मेगा कॉन्टेस्ट की बात करें तो उसमें जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो 0.0000005 के अप्रोक्स, यानी कि बहुत ही कम चांसेस। और अगर ये पूरा कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना समझ लीजिए कि इंडिया में इतना कंपटीशन होने के बाद भी इन फैंटेसी एप्स पे करोड़पति बनने से कहीं ज्यादा चांसेस है आपके IAS बनने का। उसके साथ ही इन फैंटेसी एप्स के ओनर्स को बहुत अच्छे से पता चल गया है कि अगर इंडियन ऑडियंस को टारगेट करना है तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया में क्रिकेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा देखा जाता है और लोग क्रिकेटर्स को भगवान जैसा मानते हैं, और यही चीज का फायदा उठाते हुए क्रिकेटर्स के द्वारा ऐड कराया जाता है। और फिर क्या, लोग जैसे ही अपने फेवरेट प्लेयर को एड्स में देखते हैं तो फिर उनको लगने लगता है कि करोड़पति बनने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है। और कलयुग में सबको शॉर्टकट तो पसंद है ही। और इंडिया में करंट में 90% ऑडियंस तो सिर्फ 3 प्लेयर्स कैरी करते हैं, रोहित शर्मा, MS धोनी और विराट कोहली। और उसमें से भी 50% ऑडियंस ऐसी है जो उनके बारे में बुराई भी नहीं सुन सकते हैं। तो उनके कहने पे इन फैंटेसी एप्स पे टीम तो ऐसे ही बना लेंगे। और बात यहाँ भी खत्म नहीं होता है। आप टीवी देखोगे तो वहां भी आपको वही ऐड देखने को मिलेगा, आप YouTube देखोगे आपको वहां भी वही ऐड देखने को मिलेगा। और अगर आप गलती से भी एक बार फैंटेसी ऐप पे लॉगिन कर देते हैं तो फिर पूरे दिन आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। वहीं अगर गलती से भी इक्का दुक्का अगर कोई जीत भी जाता है तो उसको देख के लाखों लोग टीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे देश में जेलसी की भावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अगर कोई सोसाइटी में अगर एक बंदा टीम बनाता है और आते जाते उसने अगर किसी से ये बोल दिया कि आज 1-2 पॉइंट से मैं करोड़पति बनते बनते रह गया, तो सिर्फ ये सुन के पूरे सोसाइटी के लोग टीम बनाने लगते हैं और फिर सबका नुकसान होता है। कुछ लोग कुछ पैसे जीत जाते हैं तो और जीतने के लिए खेलते हैं, और कुछ लोग हार जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए खेलते हैं। उसमें से भी कुछ लोग एक्स्ट्रा होशियार होते हैं, जैसे कि टीम तो सिर्फ 49 रुपीज का बन जाता है, इसलिए एक ही कॉन्टेस्ट में 7 से 8 टीम बना देते हैं और उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अगर आपकी पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी, पूरा गांव मिल के भी
4 से 5 लाख टीम भी बना लेते हैं, फिर भी आपके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। फैंटेसी एप्स का एडिक्शन इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। माना जाता है कि इंडियन आर्मी जो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स इस चीज से एडिक्टेड है। अब फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर ये वाकई में इतना खराब है तो इसे इंडिया में बैन क्यों नहीं किया जा रहा। तो ऑनेस्टली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, क्रिकेटर्स पैसा कमा रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पैसा कमा रहे हैं, और ये पैसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम जनता का है। तो ये बैन तो होगा नहीं, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा इसके पीछे कि कैसे सबको लूटा जा रहा है। थैंक यू।